नमस्कार, मैं प्रकाश प्रसाद आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल द गेन ऑफ नॉलेज में। आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 का चैप्टर 4 का सॉल्व करने आए हैं, जो कि है समकोणीय समांतर षष्ठफलक, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड और क्यूबॉइड। ये चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर आप लेसन 4 का पहले कराइए, इसलिए आज हम इस चैप्टर को उठाए हैं। तो इसमें कुछ कंसेप्ट ये है कि इसमें पैरेललो पाइप और क्यूबॉइड दोनों का मिक्सअप सवाल है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आयताकार वस्तु और एक होता है घन आकार का वस्तु। आयताकार वस्तु कैसे, मतलब जो वस्तु एक आयताकार के फॉर्मेट में दिखे, ठीक है, इस प्रकार के वस्तु को हम लोग आयताकार वस्तु बोलते हैं। और दूसरा अगर घन आकार का वस्तु बोला जाता है तो वो आपका ऐसे घन आकार के वस्तु में होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये घन आकार के वस्तु में ऐसे भी हो सकता है, बट जब कभी अगर सिर्फ आकार दिख रहा हो आयताकार, तो आयताकार वस्तु में आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम दिया सलाई बोल दें, दिया सलाई, आपका ईंट हो गया, ये सब जो चित्र दिखाया जाता है इसको हम लोग आयताकार बोलते हैं। और अगर आयत घन बोलते हैं तो हम लोग पासा बोल सकते हैं। पासा जो लूडो का छक्का होता है वो पासा। और आता है कोई लकड़ी का बॉक्स बोल सकते हैं, लकड़ी का बॉक्स। तो इस प्रकार का जितना भी चित्र देखते हैं हम लोग उसको घन आकार का बोलते हैं। और जब भी आयताकार का मतलब दिया सलाई हो जा रहा है, ईंट हो जा रहा है, बहुत सारे ऐसे चित्र होते हैं जो कि एक तरह से आयताकार, एक आयत के आकार में दिखाई देता है। और घन आकार वाले वस्तु मतलब जिसका सभी तल लगभग बराबर ही होता है, और ऐसे तल वाले को हम लोग बोलते हैं आयत घन। ठीक है, लूडो का छक्का में आप 1 काउंट कीजिएगा, 2 देखिएगा, 3, 4, 5, 6, ये सभी के सभी हम लोग घन आकार का वस्तु, जैसे पासा लूडो का छक्का जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होते हैं, 6 तल होते हैं। और सभी तलों में एक तरह से सभी का सरफेस जो होते हैं बराबर होते हैं, सतह बराबर होते हैं, उस प्रकार के वस्तु को हम लोग घन आकार के वस्तु बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग से बोला जा रहा है कि पास में बने आयताकार घन के चित्र के तलों, भुजाओं एवं शीर्ष बिंदुओं को लिखें। तो आयताकार घन का अगर हम लोग चित्र देखते हैं, आयताकार घन अगर चित्र ऐसे लेते लिए, तो इसमें हम लोग अगर आयताकार घनों का हम तल बताना चाहेंगे, तो जैसे तल आयताकार घन के तलों की जो संख्या होते हैं वो 6 होते हैं। अगर इसमें नंबरिंग किया जाता है तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है। जैसे मान लीजिए पहला तल है ये, ठीक है, इसके नीचे हो जाता है दूसरा तल, इस तरफ में तीसरा, इधर में चौथा, सामने में पांचवा और पीछे में छठा। तो उसी तरह से अगर मैं ऐसा नाम लूँ, तो जैसे पहला तल का नाम है ABCD, देखिए ABCD ऊपर का बोला जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है CDFG, तो CDFG मतलब उसका पीछे का बोला जा रहा है। उसके बाद CBHG, तो CBHG मतलब इसका राइट साइड बोला जा रहा है। और अगर ADFE बोला जाए तो ADFE आपका इधर लेफ्ट साइड बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ABHE तो ABH और E सामने का बोला जा रहा है। और EFGH मतलब नीचे के तल को बोला जा रहा है। इस तरह से इनके 6 तल होते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग आंसर है क्या कि भुजाओं की संख्या। देखिए भुजाओं की संख्या बताइए, तो भुजाओं की संख्या हम लोग का हो जाता है 12। क्यों कि 12 भुजा से मिलकर एक आयताकार घन बनता है। तो भुजाओं की संख्या अगर देखा जाए तो सबसे पहला नाम दे दिया जा रहा है ए बी भुजा। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह से 12 भुजा लेकर एक आयतघन बना। जैसे नाम दे दिएगा पहले ए बी, तो यहाँ से ए बी हो गया। उसके बाद है बी सी, तो बी सी ए हो गया। ठीक है, उसके बाद सी डी, तो सी डी ये लिया गया है। उसके बाद डी ए, तो ये लिया गया है। ठीक है, ए ई, तो ए के साथ ई का है, ये गुलाब भुजा लिया गया है। बी एच ए भुजा लिया जा रहा है। फिर सी जी,
तो सी जी मतलब ये वाला पीछे वाला जो है, फिर डी एफ ये वाला है डी एफ, ठीक है। उसके बाद ई एफ, तो ई एफ ये है। उसके बाद एफ जी, तो एफ जी ये वाला भुजा दिया जा रहा है। उसके बाद जी एच है, तो जी एच ये भुजा दिया जा रहा है। उसके बाद ई एच, तो ई एच ये भुजा दिया। इस तरह से 12 भुजाओं को मिलाकर एक आयताकार घन बनाया गया है। नेक्स्ट है हम लोग का 6 बिंदुओं को लिखें। तो 6 बिंदुओं का मतलब कि इसके जितने 6 बिंदु होते हैं टोटल 8 होते हैं, ठीक है। टोटल 8 होते हैं 6 बिंदु। जैसे कौन कौन सा है, तो सबसे पहले 6 बिंदु देखिए, जितने कोना कोना जो पार्ट है ना वो सभी के सभी 6 बिंदु है। जितना एक कोना पार्ट होता है, जैसे कि वहाँ पे 2 भुजा जाके मिल रहा हो, ठीक है, 3 भुजा मिल आकर मिल रहा हो, तो उस तरह से जैसे भुजाओं की संख्या देखा जाए, 6 बिंदु की संख्या देखा जाता है। तो 6 बिंदु हम लोग का ए वाला 6 बिंदु, ए वाला बी सी डी ई एफ जी एच, ये सभी के सभी हम लोग का क्या हो रहा है, आपका 6 बिंदु हो रहा है। इससे सारे के सारे जो है एक 6 बिंदु हो जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है कि अगर एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर होने से उसमें बृहत्तम कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। मतलब कि अब अगर समकोणीय घनाकार घर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया और उसमें उस घर में कितने लंबे बड़ा से बड़ा डंडा रख सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग अगर मान लीजिए कोई घर है और उसके घर में अगर डंडा रखते हैं तो सबसे बड़े डंडे की लंबाई जो होगा वो उसका एक विकर्ण होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक घना आकार कोई वस्तु ले लेते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे बड़ा जो डंडे की जो लंबाई होगा वो इस तरह से डंडे की लंबाई हटेगा, एकदम तिरछा तिरछी, जो सबसे बड़ा होगा यही होगा, यानी उस घर के विकर्ण की लंबाई। तो मतलब हम लोग का घर की लंबाई दे दिया गया है 5 मीटर, घर की चौड़ाई दे दिया गया है 4 मीटर, घर की ऊंचाई दे दिया गया है 3 मीटर। तो हम लोग जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घर का दे दिया गया है तो उस घर के विकर्ण की लंबाई पता करेंगे। तो विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मतलब कि अगर जब भी कभी षष्ठ फलक होते हैं जिसमें 6 फलक होते हैं तो उनके विकर्ण की लंबाई का फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाता है। तो ए के जगह पे अगर हम लोग का ये लंबाई हो गया 5 मीटर, चौड़ाई बी 4 मीटर, ऊंचाई सी 3 मीटर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो अब हम लोग का 25, 16, 9 को क्या करेंगे, दोनों सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50 मीटर। और 50 मीटर को अगर हम लोग खंडित करते हैं तो 5 × 5 × 2 में आता है, तो 2 5 से एक बाहर निकल जाता है रूट के अंदर में, और हम लोग का यहाँ पे 2 रह जाता है, तो यानी 5√2 मीटर आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम लोग चौथे सवाल पे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन जो है हम लोग का बोला जा रहा है कि एक घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल अगर 64 वर्ग मीटर दे दिया, घन आकार का कोई तल है और उसका 64 वर्ग दे दिया क्षेत्रफल, तो घन का आयतन पूछ दिया, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल अगर दे दिया जाता है और आयतन पूछता है तो सबसे पहले हम लोग भुजा ज्ञात करते हैं। तो घन का एक भुजा की लंबाई मान लेते हैं, उसमें ए है, ठीक है। चित्र में बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका एक घन है और इसका एक तल का क्षेत्रफल दे दिया गया है। तल का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है, इस तल का क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो क्षेत्रफल अगर है तो घन में क्षेत्रफल दे देता है तो हम लोग भुजा निकाल देते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका कोई भुजा ए है, ठीक है। भुजा की लंबाई अगर 1 मीटर है तो घन का एक सतह का जो क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर होगा, क्योंकि घन एक वर्ग आकार का होता है। तो इसमें ए का स्क्वायर बराबर 64 दिया है, ठीक है, 64 वर्ग मीटर है। तो इसीलिए हम लोग उसका ए का मान ज्ञात करेंगे, तो यानी रूट चढ़ जाता है 64 पे, यानी ए से 64 रूट में 64 यानी 8, यानी घन की एक भुजा की लंबाई 8 पता चला। क्योंकि ए हम लोग का घन का एक भुजा का लंबाई ए है, तो हम लोग का ए का मान यहाँ पे इसका 8 निकल कर आया, यानी उसका घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई मतलब ए जो है ए 8 निकल कर आया, यानी घन की भुजा की लंबाई 8 है। तो उस तरह से जब घन के भुजा की लंबाई आपको पता हो जाएगा तो घन का जब आयतन निकालेंगे तो भुजा पर पावर 3 कर देंगे, भुजा पर पावर 3 हो जाएगा। तो यानी भुजा हम लोग 8 निकल कर आया है, तो 8 का पावर 3 करते ही हम लोग इसका हो जाएगा 512 घन मीटर, यही हम लोग का आंसर है।
तो आशा करता हूँ कि वीडियो मेरा पसंद आया होगा, आपको चैप्टर समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें। थैंक यू।